G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद दुनिया भर में भारत की मेहमान नवाजी की चर्चाएं हैं। इस आयोजन के बाद भारत की विदेश नीतियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अमनिंद्र कमल। कमल जी, एक आयोजन हुआ भारत में और उसका सफलतापूर्वक दुनिया ने देखा आयोजन हुआ है, क्या परिणाम इसके आगे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इतने बड़े सम्मेलन की मेहमान नवाजी का भारत को शायद पहला मौका मिला है जब G20 सम्मेलन की सदारत भारत ने की और पूरी दुनिया में इसका एक सकारात्मक संदेश गया है, चाहे वो कूटनीतिक मामला हो, आर्थिक मुद्दे हों, जलवायु परिवर्तन का मामला हो। चूँकि पहले जब ये G20 सम्मेलन की शुरुआत मेरा ख्याल है सन 2008 में हुई और फिर 2009 और 10 में दो सम्मेलन हुए। उसके बाद से जहाँ जिस देश में भी ये सम्मेलन हुआ तो वर्ष में एक बार ही होता है। इसके पहले इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ था, बाली में, और उसके बाद ये तय हुआ कि अगला सम्मेलन भारत में होगा। और यहाँ पर सम्मेलन जो भारत मंडपम में हुआ 2 दिनी 9 और 10 सितंबर को, उसमें आप देखिए तो पहले जो 2 सत्र थे उसमें एक पृथ्वी एक परिवार और दूसरे सत्र में इसका जो है एक भविष्य, ये नारा दिया गया, एक तरह से इसका सूत्रवाक्य रहा। तो भारत की अगर आप देखें तो हमारी जो थाती है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि तू वसुधैव कुटुम्बकम और अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब अपना पराया छोड़ करके पूरे विश्व को अपना एक परिवार वसुधैव कुटुम्बकम की भावना जो हमारी सांस्कृतिक गंध को प्रदर्शित करती है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चरितार्थ किया गया। और दुनिया के तमाम जो संभ्रांत देश कहे जा सकते हैं वो विकसित देश हैं, इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। पड़ोसी देश बांग्लादेश की शेख हसीना प्रधानमंत्री जो हैं वो भी शरीक हुई और सब ने मुक्त कंठ से इसकी तारीफ़ की। और भारत ने जिन मुद्दों को उठाया, आप देखिए, अगर कूटनीतिक लिहाज से देखिए तो जब सत्र को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने UN का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें केवल 50 देश थे, आज 200 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन सुरक्षा परिषद की जो अस्थाई सदस्यता हो केवल 5 देशों की है। बहुत समय से भारत भी चाह रहा है कि उसे इसमें सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता मिले। प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें जी, इस आयोजन के बाद एक ग्लोबल लीडर की उनकी छवि बनकर उभरी है। स्थायी सदस्यता की आप बात करें तो इस आयोजन के बाद क्या लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता भारत को मिल पाएगी? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से जो बाइडेन का रुख देखा गया और ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और या जो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, हालांकि एक बात ये रही कि व्लादिमीर पुतिन इसमें शामिल नहीं हुए, राष्ट्रपति रूस के, और चाइना ने भी किनारा किया, लेकिन रूस के विदेश मंत्री यहाँ पर आए। और जहाँ तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात है तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बल देकर इसको मतलब जोर दिया और उस पर जो है मुझे लगता है कि देर सवेर सहमति बन जाएगी, ऐसा लक्षित होता है। कूटनीतिक लिहाज से काफ़ी ये महत्वपूर्ण सम्मेलन था जो हमारे देश में हुआ, भारत में हुआ, नई दिल्ली में, और आयोजन सफलतम रहा। सबसे दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं कि जब पिछली बार सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था तो देखिए आज पूरी दुनिया 2 तरह की मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट से गुजर रही है। एक तो कोरोना, इसका साइड इफ़ेक्ट है, दूसरा साइड इफ़ेक्ट रसिया और यूक्रेन के युद्ध का है। तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी है और हलचल की बात है। इस पूरे मुद्दे पर जब वहाँ बाली में सम्मेलन हुआ था तो कुछ देशों का, ये विकसित देशों का ये दबाव था कि इसमें निंदा की जाए रसिया की। तो रूस यूक्रेन युद्ध में हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इस सम्मेलन में भी वह बात कामयाब रही। उन्होंने कहीं से पुतिन का नाम नहीं लिया और न यहाँ निंदा वाली बात आई, लेकिन सारी बातें हो गई और जो भारत की मध्यस्थता करने वाली जो भूमिका रही उस पर 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायम रहे, उनकी छवि जो है उस पर स्थापित हुई। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। कूटनीति की अगर हम बात करें
एशिया की दो महाशक्तियाँ चाइना और भारत दोनों आर्थिक और सामरिक रूप से समृद्ध हैं। चीन इस सम्मेलन में नहीं आया, उसका ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। अमेरिका का क्या समर्थन भारत के प्रति रहेगा चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ? देखिए, चीन से पूरी दुनिया एक तरह से त्रस्त है, उसकी विस्तारवादी नीति की वजह से ही, और कई ऐसे अहम मुद्दों पर चीन मनमानी करता रहा है। अब जैसे भारत से रूस की कभी बहुत अच्छी दोस्ती थी, आज वो बात नहीं है, लेकिन दुश्मनी भी नहीं है। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो पहले की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न हैं। आज भारत बहुत बड़ा बाजार है और पूरी दुनिया इसकी तरफ लालायित होकर देख रही है। अब यह केवल आर्थिक मुद्दों पर ही इस सम्मेलन में बातें नहीं हुई, तमाम और मुद्दों पर हुई हैं। जैसे करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी जी ने अलग अलग बात की, उनसे जा कर के। तो उससे क्या है कि हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं तमाम देशों से, वो मजबूत होने की दिशा में एक तरह से महत्वपूर्ण कदम उठाया उन्होंने। और चाइना की जहाँ तक बात है, चाइना ने किनारा जरूर किया, लेकिन टोटल अगर लब्बो लुआब आप देखेंगे तो भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में जो है अपनी छवि स्थापित करने में कामयाब हुआ है। चाइना का ना आना जो है उससे एक नकारात्मक छवि उसकी बनी हुई है। हालांकि परोक्ष रूप से जो भी कर रहा हो चाइना, प्रत्यक्ष रूप से वो कहीं इस मुद्दे को लेकर के विरोध में आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थनीति की बात अगर हम करें, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें भारत के ख़ास तौर पर, इस इवेंट के बाद कितना विदेशी जो एक्सचेंज है, विनिवेश, वो कितना आ सकता है? देखिए, वो तो साफ साफ उन्होंने न्योता दिया। ऋषि सुनक से भी उन्होंने तमाम चीज़ों पर जो है बातचीत की है कि वहाँ से व्यापारिक संबंध और पुख्ता होंगे। और अब इस सम्मेलन के बाद पूरी दुनिया में भारत जो है मोल भाव करने की स्थिति में आ गया है। बड़ी बारीक बात बता रहा हूँ। इस स्थिति में क्या है कि भारत को उसका लाभ देर सवेर मिलेगा। देखिए, कोई चीज़ें जब तय होती हैं, मान ली कोई व्यापार का ही मसौदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है तो तुरंत उसका लाभ नहीं मिलता है और तुरंत उसके परिणाम लक्षित नहीं होते हैं, थोड़ा उसमें समय जरूर लगेगा। अब मोदी ने क्या कहा कि सन 47 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र होगा। विश्वगुरु का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही, चलो उसको मैं मानता हूँ कि वो एक जुमला हो सकता है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं अगर वैश्विक नज़रिए से आप देखें तो वही देश अपने को आगे ले जा सकेगा जिसकी आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी। और भारत अपनी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अमनेंद्र कमल, जिनका विश्लेषण हम देख रहे थे, जिनका कहना है कि वही देश विकसित होगा जिसकी आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी।